नमस्कार, ये है इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। दिल्ली की नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोट सर्कुलर जारी किया है। इसके बाद ये लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते। इस लिस्ट में विजय नायर, समीर महेंद्रू और दिनेश अरोड़ा का नाम शामिल है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की नई शराब नीति बनाने, लागू करने में शराब कंपनियां और बिचौलिए शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे ने इस जानकारी नीति लागू होने के एवज में कमीशन लिया। इस मामले में दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को पहला आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के मुताबिक मेसर्स इंडोस्पिरिट्स ने दिनेश अरोड़ा से जुड़ी कंपनी में 1 करोड़ ट्रांसफर किए। इसके साथ अर्जुन पांडे ने समीर महेंद्रू से अफसरों को बांटने के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली की नई शराब नीति में घोटाले का आरोप है। हाल ही में उनके घर पर सीबीआई रेड हुई थी। एनडीटीवी से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिन्होंने सीबीआई की रेड करवाई है, उनकी मंशा घोटाले की जांच नहीं। अगर उन्हें शराब घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ का घोटाला होता है। साथ ही कहा कि मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी है, लेकिन कुछ दिन में साफ हो जाएगा। दावा किया कि सीबीआई रेड में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया से बात की है हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, जिनको सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो एफआईआर की है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप मंत्री थे और जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर आपने कुछ ऐसे फैसले किए, अनुचित लाभ दिया टेंडर होने के बाद में, जिससे कि उन लोगों को जो शराब कारोबारी हैं उनको फ़ायदा हुआ। ये सीबीआई की जो एफआईआर है, इसमें आपके ऊपर आरोप लगाए, अनुचित लाभ दिए हैं, ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी मंजूरी भी आपने जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नहीं ली है। देखिए, ये पूरी की पूरी एफआईआर भी मैंने पढ़ ली और मैं इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। जिन लोगों ने सीबीआई से एफआईआर कराई है, जो लोग अब सीबीआई को मेरे घर रेड मारने भेज रहे हैं, जो लोग मुझे अरेस्ट करवाने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी मंशा एक्चुअली घोटाले पे बात करना है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं है। कभी कहते हैं जी 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी एफआईआर की तो बोले 2 कंपनियों के बीच में 1 करोड़ का लेन देन हुआ, वही घोटाला है। तो मेरा ये कहना है, ये सब इधर उधर की बातें हैं। असली बात ये है, इनको घोटाले वोटाले की चिंता नहीं है। अगर शराब का घोटाला इनको चिंतित करता तो आज गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला हर साल होता है। जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं और वहाँ इन्हीं के लोग पैसा कमा रहे हैं, जहरीली शराब बेच के भी और असली शराब बेच के भी। तो वहाँ कराते, वहाँ सीबीआई के दफ्तर खुलवाते, यहाँ पे रेड करवा रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ जब्त क्या क्या किया है आपके घर से? 14 घंटे रेड चली। मेरे घर पे क्या मिलेगा? मेरी बीवी के, मेरे बच्चे के कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है। उसके अलावा क्या मिलेगा इनको? मेरा पर्सनल कंप्यूटर ले गए, किताबें हैं बहुत सारी, और मेरा मोबाइल ले गए पर्सनल। अच्छा। मेरा नंबर वगैरह भी सब जब्त कर लिया है। अच्छा। और कुछ फाइलें थी सरकार की, उनकी डॉक्यूमेंट्स थे, बस वो ले गए। उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में ये जो कथित घोटाला जो कहा गया है या कथित भ्रष्टाचार कहा गया है, इसका जिक्र नहीं है कि ये कितना बड़ा है। केवल 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बात उन्होंने इसमें की है। लेकिन मैं फिर भी 144 करोड़ वाली बात पे आना चाहूँगा कि 144 करोड़ की फीस, लाइसेंस फीस जो है वेव ऑफ की, ये आरोप लगा। 30 करोड़ रुपए की जो फीस थी एक लाइसेंस धारक की, वो रिफंड की। 50 रुपये पर केस जो है वो आपकी सरकार ने छूट दी। ये सीबीआई की एफआईआर में अभी नहीं लिखा है, हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यही बीजेपी ने शुरू से आरोप लगाए और सीएस चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में यही आरोप जो हैं शुरू से आधार बनकर, इसी के आधार पर मुझे लगता है एफआईआर हुई होगी। तो इस पर आपका क्या पक्ष है? देखो, आप इनके सारे बयानों को देखो। इसीलिए मैं आपसे बोला, पहले कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, फिर कहते हैं जी 144 करोड़ का हुआ। कोई दूसरा नेता, सबके अलग अलग बयान है। तो इन बयानों से थोड़ी होता है। जब कुछ हुआ ही नहीं है, अल्टीमेटली सच सामने आ जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सच ये सामने आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचते रहते हैं, सीबीआई किसके घर भेजूं, ईडी किसके घर भेजूं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो 24 घंटे बैठ के सोचते हैं, यार देश को नंबर 1 कैसे बनाना है, स्कूल की बात कैसे करनी है, अस्पताल की बात कैसे करनी है, अस्पताल कैसे बनवाने हैं, रोजगार कैसे देने, महंगाई में कैसे लोगों की मदद की जाए, महंगाई के समय पे लोगों को कैसे राहत दी जाए, महंगाई कैसे कम की जाए। मोदी जी सोचते रहते हैं किसकी सरकार गिराई जाए, सीबीआई को किसके घर भेजूं।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे थोड़ी देश नंबर 1 बनेगा। देश को नंबर 1 बनाने वाले नेता की जरूरत है। देश को 24 घंटे सीबीआई ईडी सीबीआई रटते रहने वाले नेता की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों के मन में भी ये सवाल होंगे कि बात हो रही है 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी की, कि उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा की बात हो रही है 2021-22 की पॉलिसी की, आप 2024 के चुनाव पे पहुंच रहे हैं, तो ये सब क्यों है? एक्चुअली ये साजिश इसलिए रची जा रही है, लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि नियत इनकी यही है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं 2024 के लिए, जिसको लोग पहले लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज लोग कह रहे हैं अब मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने देख के देखा, पंजाब के लोगों ने देख के देखा, देखो कितने अच्छे काम हो रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखेंगे। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि ऐसे समय में जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर सीबीआई और ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब कह रहे हैं मोदी जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी, आज लोग कह रहे हैं जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। उत्तर प्रदेश में अगले बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर लग रही अटकलों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सियासी तौर पर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने आज ट्वीट करके कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट को पिन कर दिया, इस पर जोर भी दिया। कुछ दिनों पहले ही मौर्य बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हीं की अगुवाई में 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। ऐसा माना जा रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है। ट्वीट कर उन्होंने अपनी दावेदारी साफ कर दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट का मतलब और उनकी दावेदारी की बात हो रही है। अब अखिलेश, ये साफ लग रहा है संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। ये जो ट्वीट है उनका, ये कैसे देखा जाए? देखिए, ये बड़ा ही मिस्टीरियस ट्वीट माना जाएगा, क्योंकि अभी तक बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर। हालांकि लंबे समय से चर्चा चल रही है, किसी भी समय इसका ऐलान हो सकता है। जितना विचार विमर्श होना था वो हो चुका। कुछ दिनों पहले ही केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए थे। यहाँ आकर उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। उसके बाद आज जो उनका ट्वीट आया है, ये बड़ा रहस्यमय ट्वीट है। से बड़ा होता है, और उन्होंने न केवल ट्वीट किया बल्कि इसको पिन भी कर लिया। तो एक तरह से वो चाहते हैं कि लोग इस ट्वीट को ध्यान से देखें। हालांकि वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं योगी सरकार में, और बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। ये बात जरूर है कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चला है कि वो भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। तो ऐसे में उनका ये जो ट्वीट है, ये कई जो है संभावनाओं को जन्म दे रहा है, कई अटकलों को जन्म दे रहा है। स्वतंत्र देव सिंह जो कि अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही वो मंत्री भी हैं, तो इस लिहाज से उन्हें एक पद छोड़ना है, और इसीलिए माना जा रहा है कि कोई नया बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। हालांकि किसी दलित को या फिर किसी ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी चर्चा में आया है, और इसीलिए जो उनका ट्वीट आया है उसको लेकर के कई तरह की संभावना जो है अटकल है उनको लगाया जा रहा है। धन्यवाद आपका अखिलेश। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। आनंद शर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजकर खुद को इस जिम्मेदारी से अलग किया। इसके बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के ट्वीट से उनकी नाराजगी जाहिर हुई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने भारी मन से हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ये दोहराते हुए कि मैं आजीवन कांग्रेसी हूं, मैं अपने विश्वास पर कायम हूं, मैं कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, ये मेरे खून में है, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
लेकिन निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए एक आत्मसम्मानी व्यक्ति होने के नाते मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया। और केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सरकार यूपीआई पेमेंट पे चार्ज लगा सकती है, लेकिन सरकार ने इन खबरों का खंडन किया। कहा कि यूपीआई जनता के हित में एक डिजिटल सुविधा है जो अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है, लिहाजा सरकार का यूपीआई सेवाओं पर कोई चार्ज लगाने का इरादा नहीं है। केंद्र सरकार ने गेहूं आयात करने की खबरों का खंडन किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि देश में गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है, हमारे पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। एफसीआई के पास भी सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत दूसरे देशों से गेहूं आयात करने पर विचार कर रहा है। ये बात चौंकाने वाली थी क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के वक्त पीएम मोदी ने दावा किया था कि भारत दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। बाद में ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन में कमी और बढ़ती कीमत सरकार को आयात करने पर विचार के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन सरकार ने आयात की संभावना की खबरों का खंडन किया है। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसके बाद से मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने खुद सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइजॉल के क्लिनिक में डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की बेटी को बिना अपॉइंटमेंट देखने से मना कर दिया था। वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की बेटी डॉक्टर को थप्पड़ मार रही है और आसपास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा है कि वो बेटी की हरकत के लिए माफी मांगते हैं और इस आचरण को सही नहीं ठहराया जा सकता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल गया में कार्यक्रम है। इससे पहले आज गाड़ियों का काफिला जा रहा है जिस पर एक हमला हुआ, कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। लोग एक लापता युवक की लाश मिलने से बेहद नाराज थे। घटना के बाद बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मेरे साथ इस वक्त इस घटना पर और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसके बारे में अब तक जो जानकारी आई है, लोगों की नाराजगी क्या थी, क्या हंगामा हुआ वहां पर, इसके बारे में हमें बताइए। ये पटना गया रोड पर, पटना से करीब 10 किलोमीटर आगे पटना मसौढ़ी के रास्ते में ये गौरी चक है। वहां पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, एक बच्चे की मौत हुई थी और वहां पर लोग जो है, स्थानीय लोग जो है वो शव के साथ जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय जैसा कि कभी भी किसी जिले का अगर मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उसके एक दिन पहले एडवांस टीम जो है, जो जितनी गाड़ियों का काफिला होता है वो जाता है और सुरक्षा कर्मी जाते हैं। उसी ये काफिला जब जा रहा था तब वो उत्तेजित भीड़ जो है इस काफिले के ऊपर पथराव करने लगी। उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री का काफिला है, क्योंकि गाड़ियां सारी, अधिकांश गाड़ियां जो है वो खाली थी, उनमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ था, केवल ड्राइवर थे। और उसी में जो है आप 4 गाड़ियों का शीशा भी टूट गया। लेकिन जैसे ही जो पटना के आला अधिकारियों को इसके बारे में पता चला तो सभी वहां पर पहुंचे, फिर उन्होंने उस उग्र भीड़ को वहां से हटाया। नगमा जी, तो इस बीच यहाँ पे हंगामा हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री का कल दौरा होना है। हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त जो जहाँ पे लोग जमा हुए थे। धन्यवाद आपका मनीष इस जानकारी के लिए। लोग वहाँ पे नाराज थे, प्रदर्शन कर रहे थे और इसलिए ये जो एडवांस पार्टी जा रही थी उस काफिले पर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल गया में कार्यक्रम है।
और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और वहां पे 22 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की 34 घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले मंडी, चंबा और कांगड़ा हैं। उत्तराखंड में भी 4 लोगों की मौत हुई है और 10 लोग लापता हैं। ओडिशा में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और हिमाचल प्रदेश के चंबा से कल एक वीडियो सामने आया है जहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से एक बस खाई में गिरते गिरते बची। बस का अगला हिस्सा खाई की ओर लटक गया और सवारियों ने चीखना शुरू कर दिया। चालक ने तुरंत बस को नियंत्रित किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और दूसरी बस में बिठाकर पठानकोट रवाना किया गया। ये बस डलहौजी से पठानकोट जा रही थी। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में गंगा नदी उफान पे है। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में उफनती हुई गंगा के चलते सभी घाटों से संपर्क टूट गया है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार अब घाट के पास के मकानों की छत पर हो रहे हैं। वहीं हरिश्चंद्र घाट के पास गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है।